हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार एपीओ के विधि प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एमपी, यूपी, झारखंड, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के एपीओ एवं जुडिशियल एग्जाम एंड अदर्स कॉमन लॉ एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार एपीओ के जीके प्रश्न पत्र और लॉ विधि प्रश्न पत्र के सॉल्व टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर मिल जाएगी और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जिसको फॉलो करके आप बिहार एपीओ की तैयारी कम समय में भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय दंड संहिता 1860 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के ग्रहण की तिथि है 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता अधिनियमित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रवर्तन लागू होने की तिथि क्या है? तो 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड प्रवर्तन में आ गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इंडियन पेनल कोड में टोटल 511 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल 23 अध्याय हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर राज्य में कब से प्रभावी है? तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य में भी प्रभावी है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं थी। तो जो भारतीय दंड संहिता में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को, तो तब से भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को भारतीय दंड संहिता से कब विलोपित किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया है? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रत्येक संविधि में दुराश्रय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। ये किस बाद में व्यक्त किया गया था? तो सेराज बनाम डी रूटजेन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आर बनाम डुडले एवं स्टीफन का वाद किस प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 81 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है जबकि अवरोध की आशंका हो? लूट, रात्रोग्रह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट की, जो कि किसी निर्माण, चोरी, रिष्ट या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं किया जाता तो मृत्यु या घोर उपहति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बाला संघ के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 228A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अंतर्गत कौन मूल्यवान प्रतिभूति है? तो किराया पत्र, वचन पत्र, तलाक का विलेख मूल्यवान प्रतिभूति हैं धारा 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 13, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा बलवा का अपराध धारा 146 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। पुजारी किस अपराध का दोषी है? तो पुजारी सदोष मानववध का दोषी है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार कौन लोक सेवक नहीं है? तो एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि व्यवसाय करता हो लोक सेवक नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 50,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया। जुर्माने को राजकीय कोष में जमा कराने के बजाय वे उसका स्वयं के हित में उपयोग कर लेता है। पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा अपराध किया गया है? तो आपराधिक न्यायभंग का अपराध किया गया है धारा 405 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ये एक कुत्ते को बी की बिना सहमति के उसे बी के ऊपर कूदने को उकसाता है ताकि बी को कष्ट हो। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है धारा 350 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है? तो
तो धारा 34, 149, 154 तीनों धाराओं में प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध के अपराध के लिए दंड का उपबंध है? तो धारा 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार अपराध को परिभाषित किया गया है? तो धारा 443 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस धारा में अपराधियों को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो धारा 78 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 22, भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया डोली इन कैप्सेस को आपराधिक दायित्व से छूट किस धारा में प्राप्त है? तो धारा 82 में। 7 वर्ष से कम आय की शिशु के कार्य को अपराध नहीं माना गया है, जिसको डोली इन कैप्सेस के माध्यम से छूट प्राप्त है, तो धारा 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 है, साक्ष्य विधि का एक नियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है और दंगा के लिए जो दंड है वो 160 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलवा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 146 में बलवा को और दंड के 147 में। नेक्स्ट है 26, ए भारत में बी को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है तो बी हत्या कर देता है, इस मामले में ये किस अपराध का दोषी होगा? तो ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है 27, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है किस धारा में? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो धारा 304 बी में। नेक्स्ट है 29, अनवरत अपराध कौन से हैं? तो अपहरण का अपराध एब्डक्शन धारा 362 के अंतर्गत जो अपराध है वो अनवरत अपराध है। नेक्स्ट है 30, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए के अंतर्गत किस अपराध का उल्लेख है? तो अप्राप्त वय लड़की का उपापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन कौन सा अपराध शरीर संपत्ति ख्याति व भावनाओं के विरुद्ध है? तो छल का अपराध जो कि 415 में दिया गया है, तो शरीर संपत्ति ख्यात भावनाओं के विरुद्ध अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक्स हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और ये जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। जेड एक्स की गाड़ी से मारा जाता है, एक्स किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर ये जो है एक्स है हत्या के अपराध का दोषी होगा, 302 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है 33, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? तो धारा 86 स्वैच्छिक मदिरापान से और जो धारा 85 है अनैच्छिक मदिरापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ए एक बक्से में जो बी का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बी चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने धारा 192 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा है, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराधी होगा ये। नेक्स्ट है 35, चोरी का अपराध है, चोरी का अपराध चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कोई विवाहित व्यक्ति जार क्रम का अपराध करता है यदि वे मैथुन करता है अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, चार क्रम अपराध नहीं है ऐसा किस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है? तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले में जार क्रम अपराध नहीं है निर्धारित कर दिया गया है, तो धारा 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 38, घोर उपपत्ति के कितने प्रकार भारतीय दंड संहिता में बताए गए हैं? तो धारा 320 में 8 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मानहानि के लिए दंड किस धारा में है? तो धारा 500 में मानहानि के लिए दंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मानहानि के कितने अपवाद हैं? तो 499 में कुल 10 अपवाद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए 326 बी को कब जोड़ा गया है? तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसमें अपराध पूर्ण होने पर किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है? तो धारा 309 है, आत्महत्या अगर पूर्ण हो जाती है तो अपराध नहीं है।
नेक्स्ट है 43 मिथ्या इत्तला देने का प्रावधान किस धारा में है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 177 में मिथ्या इत्तला देने के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है 44 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन देने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 171G में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 भारतीय दंड संहिता में किस धारा में संपत्ति चिन्ह का प्रावधान है? तो धारा 479 है आईपीसी की। नेक्स्ट है 46 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना किस धारा में दंडनीय है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में द्विविवाह के अपराध को दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 376A, 376DA, 376DB को कब जोड़ा गया है? तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में 376AB, DA, DB को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस तिथि से प्रभावी है? तो 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। नेक्स्ट है 49 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को मिली? 11 अगस्त 2018 को स्वीकृति मिली थी और 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। नेक्स्ट है हिकलिन का नियम भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधानित है? तो धारा 292 में हिकलिन का नियम प्रावधानित है। नेक्स्ट में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में दिया गया है। संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। और दूसरा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। अब जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, परंतु संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध पहला है कि नागालैंड राज्य और दूसरा जनजाति क्षेत्रों में लागू होंगे, लेकिन अन्य उपबंध लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधों को लागू कर सकती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। और जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय जो हैं 8, 10, 11 नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों में लागू होंगे, लेकिन अन्य उपबंध हैं वो लागू नहीं होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उनको लागू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवर्तन में है? तो 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में है। नेक्स्ट है थर्ड धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। पहला है कि 2A में जमानती अपराध वेलेबल ऑफेंस ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। 2B है आरोप चार्ज के बारे में के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। 2C में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 2D है परिवाद कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यही अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति ने चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है 2G जांच इंक्वायरी विचारणा से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए जांच के अंतर्गत आती है। 2H में है इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण वे सब कार्रवाइयाँ जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं, वो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं। 2I है न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। 2K में है महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरियाज से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। 2L जो है असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। 2N है अपराध ऑफेंस के बारे में बताया गया है। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 2R पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट
पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट है 2S पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणता या विशेषता पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी हैं। 2U है लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति भी हैं। और 2W है समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि किसी अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। और 2WA पीड़ित विक्टिम आहत व्यक्ति से संबंधित है, तो आहत व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि किसी ऐसे कार्य का लोप कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है 2X वारंट मामला, ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हैं, वो वारंट मामला कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के समक्ष या सत्र न्यायालय के समक्ष धारा 438 के अंतर्गत किया जा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसके आवेदन पर किया जा सकता है, तो भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर किया जा सकता है। महान्यायवादी के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में दिया गया है कि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश पारित किया जाएगा और जो दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर भी 28 है, चैप्टर 28 में धारा 366 दे रखी है कि जब भी सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसको निष्पादित करने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि आवश्यक है, तो चैप्टर 28 के धारा 366 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में कब जोड़ा गया है, तो दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है जो कि 265A से 265L तक में प्रावधानित है, अध्याय 21A है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 482 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है 438 के अधीन और 439 में विशेष शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश या समान है, तो धारा 97 व 98 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का जिनमें वे स्वयं हितविद्ध हैं विचारणा नहीं करेंगे, तो धारा 479 जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में स्वयं हित रखते हैं उनका विचारणा ट्रायल नहीं करेंगे, धारा 479 दंड प्रक्रिया संहिता की स्पष्ट प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में ये अब निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म के ही क्यों ना हो, तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू बेगम के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है, धारा 82 से लेकर 86 तक में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का क्या उद्देश्य है, तो 145 का उद्देश्य है परिशांति भंग होने से रोकने के लिए 145 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, तो धारा 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में दी गई है, तो 251 से 259 तक में समन मामलों के बारे में दिया गया है क्योंकि अध्याय 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सेशन न्यायालय के समझ विचारण का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में किया गया है, तो 225 से लेकर 237 तक में सेशन न्यायालय के समझ विचारण की प्रक्रिया दी गई है जो कि चैप्टर
18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वारंट मामलों का विचारण का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में किया गया है? 238 से 250 तक, अध्याय 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, संक्षिप्त विचारण का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में किया गया है? तो 260 से लेकर 265 तक, अध्याय है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाती है? तो धारा 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वे अनियमितताएं जो कि प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हैं बताई गई हैं? धारा 460 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाल ही के किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सीय इलाज के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दंड प्रक्रिया संहिता का विषय भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में परिभाषित परिवाद कैसे अपराध से संबंधित हैं? तो संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों अपराधों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ये कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अज्ञापक है? तो धारा 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? तो धारा 127 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 27, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत किस प्रकार के अपराधों के लिए है? तो गैर जमानती अपराधों के लिए है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अंतर्गत एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भर साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सभी को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है, पुलिस अधिकारी व न्यायालय दोनों के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्यों के अभिलिखित कथन होते हैं, संपोषक साक्ष्य। 31, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत किसी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा यदि वह जारक्रम की दशा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183 कहाँ लागू होती है? भारत तथा खुले समुद्री दोनों यात्राओं पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति बनाए रखने की प्रत्याभूति का उपबंध है? तो धारा 106 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है, युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है? धारा 275 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होती है जब पुलिस थाने के बसादक अधिकारी को ये सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो ये तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे? धारा 174 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सौदा विभाग के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो धारा 265 के अंतर्गत अभियुक्त आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है 38, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अंतर्गत किशोर की उम्र है 16 वर्ष। नेक्स्ट है 39, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा? मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना? तो धारा 372। नेक्स्ट है 41, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? तो धारा 46 सब क्लास 1 का परंतु डी किसी भी पुरुष को महिला की गिरफ्तारी करने के लिए मना करती है, उसके शरीर को छूने से मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न किस धारा में उच्च न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में विचारणा किया जा सकता है? तो धारा 474 में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणा की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना अनिवार्य है? तो धारा 172 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मृत्यु दंडादेश की दशा में निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति निहित है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में।
जो मृत्युदंडादेश की दशा में जब निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आती हैं। और जो कि आर्टिकल 72 में मृत्युदंडादेश में सज़ा को कम करने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास ही सिर्फ है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और 161 में जो राज्यपाल की शक्तियाँ दी गई हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, उनमें मृत्युदंडादेश के अलावा जो भी दंड होगा उनमें राज्यपाल परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु मृत्युदंडादेश में राज्यपाल को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वस्तुतः जमानत एक नियम है तथा निरोध यानी जेल एक उसका अपवाद है। किसी व्यक्ति को मन में ये संदेह नहीं रखना चाहिए कि जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु अजमानती अपराध कर दशा में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश 1978 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों में किसी भी प्रक्रम में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। किस मामले में कहा गया है ऐसा? पी विजय रेड्डी बनाम राज्य के मामले में 1974 का मामला है। नेक्स्ट है 47। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याचिका दायर की जा सकती है। सीलम रमेश बनाम एपी राज्य 1999 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति का दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं। किस मामले में दिए हैं? हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति के उपबंध लोकहित में होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल नहीं है। मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर 1971 के मामले में अब निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। संक्षिप्त विचारण केवल उन्हीं अपराधों का किया जा सकता है जो धारा 260 दंड प्रक्रिया संहिता की सूची में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे किन्हीं अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता है जो सूची में नहीं आते हैं। बलवंत सिंह बनाम एम्परर 1993 के मामले में अब निर्धारित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को कब विलोपित किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A में धारा 376A के बाद 376AB को एवं 376D के बाद DA/DB को किस संशोधन के द्वारा अंततः स्थापित किया गया है? तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 के द्वारा किन किन धाराओं को अंततः स्थापित किया गया है? 376AB, 376DA, 376DB को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस तिथि से प्रवर्तन में है? तो 21 अप्रैल 2018 से प्रवर्तन में है। और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति मिली थी 11 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जम्मू कश्मीर राज्य में किस तिथि से लागू हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार किन किन पर लागू नहीं होता है? तो ये निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। पहला है नेवल डिसिप्लिन एक्ट और दूसरा इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट। और ये जो हैं 4A हैं। पहला है एयरफोर्स एक्ट और दूसरा आर्मी और तीसरा एफिडेविट और चौथा है आर्बिट्रेटर। तो ये 4A आप याद रखें। 4A एयरफोर्स, आर्मी, एफिडेविट, आर्बिट्रेटर और इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर लागू नहीं होता है। पहले जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं होता है, परंतु जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को, तब से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधिनियमित होने की तिथि क्या है? तो जो अधिनियमित तिथि है इनेक्टेड डेट 15 मार्च 1872 है। और क्वेश्चन 9 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तिथि को प्रवर्तन में आया? तो इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 1 सितंबर 1872 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा? धारा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? तो धारा 113B। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं किस धारा में बताया गया है? धारा 6 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किस संशोधन के द्वारा साक्ष्य विधि में धारा 53A को जोड़ा गया था? अपराधी विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा से संबंधित है? 85A। नेक्स्ट 15 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील की विवेचना की गई है? तो 55 में की गई है। नेक्स्ट है 16, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, प्रक्रिया विधि है। नेक्स्ट है 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? धारा 154 होस्टाइल विटनेस के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में स्मृति ताजा करने रिफ्रेशिंग मेमोरी करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो सेक्शन 159 धारा 159 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए क्या सम्मिलित है? हेतु तैयारी आचरण पूर्व का या पश्चात के? धारा 8 में तीनों चीज सुसंगत हैं। नेक्स्ट है 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है? तो धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि की कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? तो धारा 38 नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में अपना बयान लिखित में देता है उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा, उसको मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा, चाहे वो लिखित में दे या किसी भी माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, डम विटनेस है, उसके साक्ष्य को मौखिक ओरल एविडेंस समझा जाएगा, क्योंकि धारा 119 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाध्यक्ष को सूचित करता है कि वे चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। ये सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? धारा 27 के अंतर्गत चाबी को घर के आंगन में रखने तक की सीमा को साबित किया जा सकेगा, धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, परंतु 102 में हमेशा परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत केवल वही भाग स्वीकार्य हैं जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित हों, उन्हीं को स्वीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है 27, कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? तो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का मामला फेमस है, तो मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है। डाइंग डिक्लेरेशन 32 सब क्लास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में विशेषज्ञ माना जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में प्रतिपादित किया था कि एक विद्यार्थी को भी विशेषज्ञ माना जा सकता है? कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता 1983 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया था कि 45 के अंतर्गत एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं? मन की दशा बताने वाले तथ्य, शरीर की दशा बताने वाले तथ्य, शारीरिक संवेदनाओं को बताने वाले तथ्य धारा 14 में सुसंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B के अंतर्गत कौन दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है? तो पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, इसको उपधारणा नहीं किया सकेगी, पूर्ववर्ती उपधारणा के अंतर्गत 113B के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, साक्ष्य विधि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना न जाए। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में मुख्य रूप से समाहित किया गया है? तो धारा 134 में किया गया है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? तो यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र समाहित है धारा 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है? तो धारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए माने जाएंगे यदि ये किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशिष्ट मामलों में समुचित समझता है? तो धारा 90A में 5 वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साबित किया जा सकेगा और धारा 90 में 30 वर्ष
के अभिलेखों को साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धाराएं प्लीडर की व्यक्तिगत संसूचनाओं से संबंधित हैं? तो धारा 126, 127 संबंधित हैं। नेक्स्ट है 37, अवसर, कारण, प्रयोजन तथा प्रभाव से किसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अवसर को किया गया है, कारण को किया गया है, प्रयोजन को किया गया है, प्रभाव को। तो इनमें से जो है कारण अवसर है, प्रभाव है, प्रयोजन को धारा 7 में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, शिनाख्त परेड ली जा सकती है केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है, जैसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, उन प्रश्नों को सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि धारा 141 में प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 102 के अधीन जो साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है वो लगातार बदलता रहता है, और जो धारा 101 के अंतर्गत भार कभी भी बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वे ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया हो, तो साबित नहीं हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का बात किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23, धारा 27, धारा 53 व धारा 133 में से कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो जो धारा 23 है वो सिर्फ सिविल मामलों में स्वीकृतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किस बात में निर्णित हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 और धाराएं 24, 25, 26 का अपवाद हैं? तो पुलकरी कोट्टैया बनाम किंग एम्परर के मामले में निर्णित हुआ था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 जो है वो 24, 25, 26 का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि सही अभियुक्त की संस्कृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्कृति दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकती है? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सही अभियुक्त की संस्कृति को आधार माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की औरसता को उपधारित किया गया है? तो धारा 112 में कि विवाह के दौरान जो वैध विवाह है उसके दौरान कोई भी बच्चा है विवाह के खंडन के बाद भी यदि 280 दिनों के दौरान जन्म लेता है तो वो औरस माना जाएगा, जायज माना जाएगा। धारा 112 प्रावधान करती है। नेक्स्ट है 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को प्रश्न पूछने एवं दस्तावेज या वस्तु न्यायालय में पेश करने की शक्ति को बताया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यायालय की शक्ति हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 165 में दी गई हैं कि न्यायाधीश को किसी गवाह से प्रश्न पूछने का एवं दस्तावेज या किसी भी वस्तु को न्यायालय में पेश करने की शक्ति के बारे में शक्तियाँ दी गई हैं, शक्ति है 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रेप्स इप्सा लेक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है? तो धारा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको कोई भी पक्षकार स्वीकृत कर लेता है, एडमिट कर लेता है, उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? धारा 58 है कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा है सह अपराधी से संबंधित है? तो धारा 133 जो है सह अपराधी से संबंधित है, एकम्प्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B में दहेज हत्या की अवधारणा कब जोड़ी गई है? तो सन 1986 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है पति और पत्नी दोनों को। नेक्स्ट है 54, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया था? सर जेम्स स्टीफेन के द्वारा लिखा गया था, जिनको फादर ऑफ एविडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक अपराधी की संस्कृति दूसरे सह अपराधी के विरुद्ध किस धारा में ग्राह्य होती है? धारा 30 में ग्राह्य होती है। नेक्स्ट है 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित प्रावधान कब जोड़े गए हैं? तो वर्ष 2000 में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश
साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे तो धारा 136 के अंतर्गत विल जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस सेक्शन 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 किन मामलों में लागू होती है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 115 है वो सिर्फ सिविल मामलों में लागू होती है। यहाँ पे सिर्फ आपराधिक मामलों में लिखा है, ये गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे आप कर लें कि सिर्फ सिविल मामलों में लागू होती है। विबंधन का जो सिद्धांत है वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होता है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें लागू होता है, लेकिन जो सामान्यता है वो सिर्फ धारा 115 सिविल मामलों में ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 किन मामलों में लागू होती है? धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है। नेक्स्ट है 60। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 159 किन व्यक्तियों पर लागू होती है? तो धारा 159 है जो सिर्फ साक्षर पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही लागू होती है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान 1950। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक दोष मुक्ति का सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में निश्चित किया था? बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। किस संवैधानिक संशोधन ने संविधान में दल विरोधी प्रावधानों को लागू किया? 52वें संविधान संशोधन में दल बदल का जो 10वीं सूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है अनुच्छेद 15 सब क्लास 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है केवल उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। भारतीय संविधान समर्पित है भारत के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भारत के इस संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। किस बाद में निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? तो एल आर रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वे सरपंच या पंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में ऐसा निर्णय दिया है? तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कि जिस व्यक्ति की 2 से अधिक संतानें होंगी वे पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं प्रारंभिक अधिकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। जिस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसको परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है, ये कथन संबंधित है आवासीय छद्म विधायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जो कि अनुच्छेद 310 में प्लेजर का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारतीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति है, परंतु तब जब वे राष्ट्रीय हित में हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? सिर्फ आदरपूर्वक खड़े रहना ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। भारत के संविधान के अधीन कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का आधार है? तो लोक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है।
राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक ये अस्तित्व में रहना, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है? तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकते हैं? 5 रिट याचिका जारी कर सकते हैं। जो 5 रिटें होती हैं, पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट। ये 5 रिटें होती हैं जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300 जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत के भीतर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय किस सूची में प्रागणित है? तो राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय किस सूची में प्रागणित है? संघ सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस पर प्रभावित किए जाते हैं? भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौन सा सार्थ तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है? कुछ महीने के लिए दूसरे देश में टूर यात्रा पर जाना देश की नागरिकता को समाप्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लोकहितवाद PIL पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन से संबंधित व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? तो मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले का जो मामला था P रथिराम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, परंतु जो बात का केस था ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने में मरने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में अभिधारित किया है कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई या दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एक प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने की अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 22(1) में दी गई है। नेक्स्ट है 34, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने प्रतिनिधियों को नामित किया जा सकता है? तो सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति का किसी भी अवधि से अधिक के लिए निरोध सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना संभव नहीं है 3 महीने से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसके प्रावधानों के अनुसार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(a) के प्रावधानों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान निहित है भारतीय संविधान के भाग 6 और अध्याय 6 में और अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किन आधारों पर नागरिकों के मध्य विभेद करने की मनाही करता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक घोषित किया है? तो अशोक कुमार ठाकुर बना मद्रास राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, संविधान के अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति अभिलिखित कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए कर सकते हैं? 2 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? तो भाग 4 में DPSP में काम का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
47 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में समावेदन दिया जा सकता है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान का भाग 14 संबंधित है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, समान न्याय और निःशुल्क वैदिक सहायता की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? विपरीत लिंगी तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर को जो मान्यता प्रदान की गई है व्यक्तियों के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में। एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो विधियां हैं उनके इम्पॉर्टेंट तिथियों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछी जाती हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसका जो एक्ट नंबर है वो 1 है। इसकी जो अधिनियमित तिथि है वो 15 मार्च 1872 है और जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। और इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस हैं और टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 11 हैं और जो कि 3 भाग में विभाजित हैं। इंडियन एविडेंस के जो पिता कहे जाते हैं वो सर जेम्स स्टीफेन को कहा जाता है और इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से विस्तार संपूर्ण भारत पर है। भारतीय संविधान अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रवर्तन तिथि है वो सेम है 1 सितंबर 1872। फिलहाल भारतीय संविधान अधिनियम जो है वो बिहार एपीओ में सिलेबस में नहीं है, परंतु इसकी तिथि को देख लेते हैं। इसकी अधिनियम तिथि 25 अप्रैल 1872 है और इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872 और जो धाराएं टोटल हैं 238 हैं, कुल अध्याय 11 हैं और विस्तार संपूर्ण भारत पर है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860, इसकी अधिनियमित इनेक्टेड डेट जो है 6 अक्टूबर 1860, प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 1862, कुल 511 धाराएं हैं और टोटल 23 चैप्टर हैं। पिता जो हैं आईपीसी के लॉर्ड मैकाले हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो 25 जनवरी 1974 है और जो प्रवर्तन तिथि है वो 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस भी मनाया जाता है, तो इसकी तिथि आपको अप्रैल फूल दिवस से याद रखिए कि 1 अप्रैल है। और जो धाराएं टोटल हैं 484 हैं और 37 अध्याय हैं और संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। सीपीसी भी बिहार एपीओ में नहीं है, परंतु इसके जो डेट हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इनेक्टमेंट डेट जो है 21 मार्च 1908 की है और जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909 है। जो टोटल धाराएं हैं 158 धाराएं हैं। आदेश कुल जो हैं ऑर्डर 51 है और 11 भाग हैं। जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, ये भी बिहार एपीओ में नहीं है, परंतु अदर कॉमन लॉ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तिथियां हैं। तो अधिनियमित तिथि जो इसकी है 17 फरवरी 1872, इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 1872 है और जो सेक्शंस हैं 167 हैं। अध्याय जो हैं टोटल 8 हैं। विस्तार संपूर्ण भारत पर है। भारत का संविधान इम्पॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट 26 नवंबर 1949 कही जाती है और जो इन्फोर्समेंट डेट कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो टोटल अनुच्छेद 395 हैं और 12 अनुसूचियां हैं और भाग हैं जो 22 हैं और जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। इसमें जो कुछ भाग जोड़े गए हैं वो ए बी करके जोड़े गए हैं, धाराएं जोड़ी गई ए बी करके जोड़ी गई हैं, परंतु जो मूल भाग हैं वो 22 ही हैं और जो अनुसूचियां हैं वो वर्तमान में 12 हैं। पहले मूल संविधान में 8 थीं और जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं जिनसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो प्रथम संविधान संशोधन है, इससे काफ़ी प्रश्नों को पूछा जाता है। 1951 में हुआ था। इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19(2) में 3 आधारों को जोड़ा गया था। लोक व्यवस्था, विदेशी संबंध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। और चौथा जोड़ा गया था 31 सब क्लास 1 जी में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 31A एवं 31B को भी जोड़ा गया था। चंपा कम दोहराय राजन बना मद्रास राज्य के बाद में अनुच्छेद 15 के खंड 1 को जोड़ा गया। तो प्रथम संशोधन में कुल ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन सबको जोड़ा गया।
नेक्स्ट है जो 2वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ। इसमें 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सदस्य संख्या 500 से अधिक ना हो, ये प्रावधान किया गया। तथा अनुच्छेद 81 सब क्लास 1 बी में संशोधन भी किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकरण को समाप्त कर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। तो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश विभाजित किए गए हैं 2 श्रेणियों में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में प्रावधान किया गया। और तीसरा जो प्रावधान था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान कर दी गई कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, परंतु उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। 13वां संविधान संशोधन भी इम्पॉर्टेंट है, 1962 में हुआ था। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो आयु थी उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। और अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधी प्रावधान बनाए गए। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देश की संप्रभुता एक अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था। एवं तीसरी अनुसूची में परिवर्तन का शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द को जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया को निहित किया गया था तथा अनुच्छेद 13 में एक नए खंड को जोड़ा गया था और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस संशोधन को किया गया था। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भूतपूर्व देशी राज्यों के जो शासकों की विशेष उपाधियां उनके प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिक्षेप एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए तथा भाग 4 में टीपीएसपी में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया और भाग 4A में अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया क्योंकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में ही स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। वो 51A में जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं। और चौथा जहाँ उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कटौती की गई और निवारक निरोध कानून में संशोधन किए गए। और छठा विशेष तथ्य ये था कि लोकसभा व विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। पुनः 44वें संविधान संशोधन में फिर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 42वें में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। 7वां जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस थे, उनमें भी संशोधन किया गया। और 8वां जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 14A को जोड़कर अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण जोड़े गए और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। न्यायपालिका में संशोधन किया गया। उच्च व उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता में कटौती की गई। फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था, जैसे कि लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 से 6 किया गया था, उसको फिर 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। और अनुच्छेद 352(1) में अभ्यंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रस्तावित कर दिया गया। अभ्यंतरिक अशांति के हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द स्थापित हो गया। उच्च न्यायालयों में पारंगत विधिवेत्ताओं की नियुक्ति के उपबंध को समाप्त किया गया और आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371A संसद की कार्रवाइयों का सद्भावपूर्वक प्रकाशन पर संरक्षण किया गया। अनुच्छेद 74 के अनुसार परंतु जोड़कर एक बार वापस करने की शक्ति दी गई। और 7वां तथ्य ये था कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया एवं अनुच्छेद 300A जोड़ा गया जो कि संविधान के भाग 12 में रख दिया गया और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A में संपत्ति का अधिकार कानूनी होगा, मौलिक नहीं होगा।
और अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को पुनः प्रधानमंत्री व अध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता की जांच करने का अधिकार दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 102 व 191 में संशोधन किया गया। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 हुआ। अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट था 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया एवं दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। मतदान की आयु 21 वर्ष को घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था और ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया। नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC व ST आयोग का गठन किया गया। और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र एवं विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 और 243A से 243O तक को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ था। इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9A को जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 243ZA से लेकर 243ZG तक को जोड़ा गया। नेक्स्ट था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें अनुच्छेद 45 प्रस्तावित किया गया एवं अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 51A के में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ था, इसमें केंद्र व राज्यों की मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ये किया गया। ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र व राज्यों की मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी, तो किस संशोधन के द्वारा प्रावधान दिया गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। और दल बदल के आधार पर सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और पुनः जो कॉलेजियम सिस्टम था वही रहा। नेक्स्ट था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण पर समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में प्रावधान दिए गए। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, वेरी इंपॉर्टेंट। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2016 को घोषणा की गई। 8 सितंबर 2016 से ये अधिनियम प्रभावी हो गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ। 11 अगस्त 2018 से संशोधन प्रभावी रहा। इसकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और अनुच्छेद 338A और 342A व 366 में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 340 को हटा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 12 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया। और इसमें अनुच्छेद 15 में खंड 6 एवं अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जोड़ा गया। और आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के लोग थे उनको 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ, जो भी 12 दिसंबर 2019 से प्रभावी है। इसमें अनुच्छेद 334 में SC/ST को जो विधायिका में 70 वर्ष से चले आ रहे आरक्षण को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेगा। इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ थीं, जो कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम विधियों के विधिमान्यकरण से संबंधित है। और जो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, दल बदल पर निर्भरता से संबंधित थी। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि पंचायतों की शक्तियों से संबंधित थी। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि नगरपालिकाओं की शक्तियों से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक बिहार APO के साथ साथ अन्य कॉमन लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो अन्य लोगों की
सहायता के लिए वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको एग्जाम से संबंधित जानकारी और आगे आने वाली वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।